हाय एवरीवन, मेरा नाम है सोनम कुमारी और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आपके हिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर। जिस चैप्टर का नाम क्या है? उत्तर भारत में, उत्तर नहीं, उत्तर भारत तो है ही, और दक्कन यानी जो हमारे साउथ इंडिया का जो दक्कन वाला भाग है वहां पे हम लोग देखेंगे। यानी उत्तर भारत और दक्कन में हम लोग तीन साम्राज्यों का युग देखेंगे। ये आपके सतीश चंद्रा बुक का क्या है, सेकंड चैप्टर है। ठीक है, इसे हम लोग क्या करेंगे, बहुत अच्छे से और बहुत आसानी से क्या करने वाले हैं, कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग जान लेते हैं कि इस हमारे चैप्टर में कौन कौन से वंश के बारे में पढ़ना है। ठीक है, यानी उत्तर भारत और दक्कन में हमें तीन साम्राज्यों का युग पढ़ना है। तो मैम तीन साम्राज्य कौन कौन से थे, उसका हम लोग क्या करते हैं, नाम जानते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें हमें कौन कौन से नामों को जानना है, यानी मतलब कौन कौन से साम्राज्यों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, उसका एक बार हम लोग क्या कर लेते हैं, नाम देख लेते हैं। एक मिनट। ठीक है, यानी उत्तर भारत में तीन साम्राज्यों का युग। तो मैम कौन कौन से साम्राज्य पढ़ने वाले हैं, एक बार हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए एक तो हम लोग पढ़ने वाले हैं, एक हम लोग क्या पढ़ेंगे, यहीं पे लिख रहे हैं। ठीक है, एक हम लोग पढ़ेंगे गुर्जर, गुर्जर प्रतिहार वंश। ठीक है, एक हम लोग पढ़ने वाले हैं गुर्जर प्रतिहार वंश। दूसरा कौन सा वंश होगा? दूसरा आपका वंश हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा पाल वंश, पाल वंश। ठीक है, और आपका तीसरा कौन सा होगा? तीसरा हो जाएगा राष्ट्रकूट वंश या राष्ट्रकूटा डायनेस्टी। ठीक है, राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट वंश। ठीक है, राष्ट्रकूट वंश। तो मैम ये तो हमें पता चल गया कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, उत्तर भारत और दक्कन में जो हमारे तीन साम्राज्यों का एरा बोला जाता है उसको युग। ठीक है, हिंदी में। तो उसमें हम लोग कौन कौन से वंश के बारे में पढ़ने वाले हैं? एक तो हमारा गुर्जर प्रतिहार वंश होगा, दूसरा होगा आपका पाल वंश, तीसरा होगा राष्ट्रकूट वंश। ठीक है, यानी तीन वंशों के बारे में हम लोग बहुत अच्छे से और डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इस वंश को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और इसके बारे में हम लोग जो भी जानकारियां है हमारे एग्जाम के लिए भी है और हमारे नॉलेज के लिए भी, उसे हम लोग क्या करेंगे, अब जानते हुए चलेंगे। ठीक है, तो देखिए ये जो आपका तीन साम्राज्य दिख रहा है, गुर्जर प्रतिहार वंश, पाल वंश और ये आपका राष्ट्रकूट डायनेस्टी, ये पहले कहाँ इनका लोकेशन है उस लोकेशन को देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग एक बात बहुत इंटरेस्टिंग जानते हैं। आपने त्रिपक्षीय संघर्ष का नाम तो सुना ही होगा, त्रिपक्षीय संघर्ष यानी ट्रिपरटाइट स्ट्रगल। ठीक है, यानी त्रिपक्षीय संघर्ष में इन्हीं तीनों साम्राज्यों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, जिसमें होता क्या है कि ये तीन साम्राज्य क्या करते हैं, कन्नौज पर कब्जा करने के लिए क्या करते हैं, 200 वर्षों तक युद्ध करते हैं। यानी कन्नौज जो कि हमारे उत्तर प्रदेश का एक बहुत ही फेमस शहर रहा है, मतलब शहर है और एक तो गंगा नदी के तट के किनारे स्थित है। तो इस कन्नौज को ये गुर्जर प्रतिहार वंश भी अपने कंट्रोल में करना चाहते थे, और ये पाल वंश भी अपने कंट्रोल में करना चाहते थे, और ये राष्ट्रकूट वंश भी क्या करना चाहते थे, अपने कंट्रोल में करना चाहते थे। तो हम लोग जानेंगे कि आखिर क्या ऐसा कारण था कि कन्नौज को कंट्रोल करने के लिए ये तीनों साम्राज्य आपस में 200 वर्षों तक युद्ध लड़ते हैं, और उस युद्ध को क्या बोला जाता है, त्रिपक्षीय संघर्ष, ट्रिपरटाइट स्ट्रगल। ठीक है, और ये पूरी कहानी इसी के इर्द गिर्द चलेगा। कन्नौज पर कब्जा करने के लिए कभी लड़ाई होगा, तो कभी आपके गुर्जर प्रतिहार वंश और पाल वंश के बीच में बनारस से लेके साउथ बिहार तक के एरिया को कब्जा करने के लिए मतलब वॉर होता रहेगा। ठीक है, तो देखिए थोड़ा सा इनके हम लोग क्या कर लेते हैं, लोकेशन को जान लेते हैं कि जो हमारा गुर्जर प्रतिहार वंश उसकी लोकेशन, यानी भारत के किस राज्य में वो रूल करते थे, और जो पाल डायनेस्टी है यानी पाल वंश बोल सकते हैं, वो हमारे भारत के किस राज्यों में रूल करते थे, और जो राष्ट्रकूट वंश है वो भारत के किस राज्य में थे। ठीक है, तो देखिए इसके लिए हमें क्या करना होगा, हम लोग ना क्या करेंगे कि आपके इंडिया का जो मैप होता है, पूरा तो नहीं बनाएंगे, लेकिन आपको पता है कि मैम हमारा जो इंडिया का मैप है वो कुछ डायमंड के शेप में होता है। ठीक है, ये इंडिया का नॉर्दर्न पार्ट हो गया, ये सदर्न पार्ट हो गया, ये वेस्टर्न पार्ट हो गया, ये ईस्टर्न पार्ट हो गया। इतना तो समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो देखिए अब हमें देखना है कि ये जो गुर्जर प्रतिहार वंश थे वो भारत के किस राज्य में रूल करते थे। तो जो गुर्जर प्रतिहार वंश थे वो आपके भारत के इस वाले रीजन में क्या करते थे, रूल करते थे, यानी गुजरात,
मालवा के रीजन में ये क्या करते थे, रूल करते थे। तो ये जो रीजन आपको दिख रहा है ना, ये जो रीजन मतलब पूरा यहाँ पे गुर्जर प्रतिहार वंशों का क्या था, ये मतलब कि शासन के अंडर में आता था। यानी हम लोग भारत के, आपके भारत के वेस्ट साइड में, पश्चिमी भाग में हम लोग क्या देखते हैं, एक वंश है जिसका नाम क्या है, गुर्जर प्रतिहार वंश। और राज्य कौन सा हो जाता है, गुजरात हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कौन सा वंश देखने को मिलता है मैम, यहाँ पे हमें गुर्जर, एक मिनट, मैंने गुर्जर कैसे लिखा है, गुर्जर प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार वंश। ठीक है, यानी हमारे भारत के वेस्टर्न साइड में भी मैम कौन से स्टेट में, तो हमारे गुजरात और मालवा में हमें क्या देखने को मिलता है, आपका गुर्जर प्रतिहार वंश देखने को मिलता है। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। अब हम लोग आते हैं आपके पाल वंश पे। तीन वंश हमने आपको बताया ना, गुर्जर प्रतिहार वंश, पाल वंश, राष्ट्रकूट वंश। तो गुर्जर प्रतिहार वंश तो हमारे भारत के वेस्टर्न साइड में थे। अब जो हमारे पाल वंश के जो राजा थे, उन्होंने कहाँ पे रूल करा है, तो जो पाल वंश था वो आपके इंडिया के ईस्टर्न साइड में, यानी पश्चिम बंगाल हो गया और आपका बिहार वाला हो गया, इस भाग में कौन से राजा का रूल रहा है, तो यहाँ पर आपके पाल वंशों ने क्या किया है, शासन किया है। तो ये हमारा हो जाता है किसका एरिया, ये हो जाता है पाल वंश का एरिया। ठीक है, तो मैम इतना पता चल रहा है कि जो आपका गुर्जर प्रतिहार वंश है वो भारत के वेस्टर्न साइड में, वेस्टर्न साइड में कहा, गुजरात और मालवा वाले रीजन में। ठीक है, और फिर जो हमारे पाल वंश है, जो हमारा पाल वंश है वो हमारे इंडिया के किस रीजन में है, तो वो आपके इंडिया के, यानी जो हमारा पाल वंश है वो हमारे इंडिया के ईस्टर्न साइड में क्या कर रहे हैं, रूल कर रहे हैं। ठीक है, इंडिया के ईस्टर्न साइड में रूल कर रहे हैं हम, यानी बिहार हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया। अब हमें किनको देखना है, अब हमें देखना है अपने राष्ट्रकूट वंश को। तो जो राष्ट्रकूट वंश है वो आपके इस रीजन में क्या कर रहे थे, रूल कर रहे थे, यानी इंडिया के सदर्न पार्ट में, यानी दक्कन प्लेटू आपने नाम सुना होगा, तो वो इंडिया के लगभग साउथ पार्ट में आ जाता है। ठीक है, तो ये जो हमारे राष्ट्रकूट वंश थे ना, ये हमारे इंडिया के सदर्न पार्ट में रूल करते थे, और ये सदर्न पार्ट में रूल करते भी थे और नॉर्थ इंडिया को भी क्या करते थे, कंट्रोल में रखना चाहते थे। ठीक है, तो वहीं आपका एक बीच में यहाँ पे क्षेत्र पड़ता है, आपका यहाँ पे क्या पड़ता है, कन्नौज पड़ता है, कन्नौज पड़ता है। ठीक है, तो ये तीनों वंश क्या चाहते थे कि इस कन्नौज पर हमारा अधिकार हो जाए, तो कभी ये कन्नौज पर कब्जा कर लेता था, और ये जो यहाँ पे इसको लिख लेते हैं, ये कौन सा वंश है, राष्ट्रकूट वंश, राष्ट्रकूट वंश। ठीक है, और कभी कभी ये गुर्जर प्रतिहार वंश कन्नौज पर कब्जा करते थे, और कभी कभी हमारा जो राष्ट्रकूट वंश है ये क्या कर देता था, आपके कन्नौज पर कब्जा करने के लिए अटैक करता था। और कभी कभी जो ये पाल वंश है ये भी क्या करते थे, कन्नौज पर कब्जा करते थे। और तीनों का क्या हुआ है, कभी ना कभी कन्नौज पर कब्जा हुआ है, तो तीनों का यहाँ तक टेरिटरी आ गया है, एकदम ये मिल गया था। ठीक है, तो यही क्या है, आपका ट्रिपटाइट स्ट्रगल बोला जाता है, यानी त्रिपक्षीय संघर्ष बोला जाता है। ठीक है, यानी कि क्या हो गया, आपको समझ में आ रहा है ना कि मैम अब ये तो थोड़ा सा ज्यादा खिचड़ी बन गया, लेकिन अब हम लोग सभी चीजों को क्या करते हैं, डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ये तो आपका क्या था, इंफॉर्मेशन था कि हाँ आपके गुर्जर प्रतिहार वंश किस हमारे भारत के रीजन में रूल कर रहे थे, और जो हमारा राष्ट्रकूटा वंश है वो हमारे इंडिया के किस रीजन में रूल कर रहे थे, और जो आपका पाल वंश है वो हमारे इंडिया के किस रीजन में थे। तो ये हमने इनके शासन कर रहे क्षेत्रों का मतलब क्या देख लिया, विस्तार देख लिया, यहाँ यहाँ तक इनका विस्तार था। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपने असली कहानी पर, असली कहानी पर चलते हैं। तो अब हमें यहाँ पे लिखना है, अब देखिए यहाँ पे लिखिए, अब मेरे साथ में अच्छे से नोट्स बनाते हुए चलना है, और जो भी मैं चीजें लिखवा रही हूँ, बता रही हूँ, उसे भी देखते हुए चलना है। ठीक है, तो यहाँ पे हेडिंग दीजिएगा, गुर्जर प्रतिहार वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश, पाल वंश तथा राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट वंश। ठीक है, राष्ट्रकूट वंश। तो ये हो गया आपके तीन साम्राज्य,
ठीक है, ये 3 आपके साम्राज्य हो गए। अब इन तीनों साम्राज्य में हमने आपको क्या चीजें बताया उसे थोड़ा सा नोट कर लेते हैं कि मैम इन तीनों साम्राज्य के बीच में कन्नौज पर कब्जा करने के लिए क्या होता रहा है, 200 वर्षों तक संघर्ष हुआ है, जिसे क्या बोलते हैं, त्रिपक्षीय संघर्ष बोलते हैं। तो यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है। इन तीनों वंशों के बीच में, तीनों वंशों के बीच में और हम ये भी जानेंगे कि आखिर ये कन्नौज पर कब्जा करने के लिए इतना झगड़ा क्यों कर रहे थे, फाइट क्यों कर रहे थे, क्यों 200 वर्षों तक इन्होंने वॉर किया, ठीक है। तो इन तीनों वंशों के बीच में ऐसे लिखेगा, इन तीनों वंशों के बीच में कन्नौज पर कब्जा करने के लिए आपका 200 वर्षों तक युद्ध चलता है, युद्ध चलता है या संघर्ष चलता है, युद्ध चलता है, जिसे क्या बोलते हैं, त्रिपक्षीय संघर्ष बोला जाता है। जिसे जिसे मैम ने क्या बोला कि जिसे त्रिपक्षीय संघर्ष बोला जाता है, त्रिपक्षीय संघर्ष बोला जाता है। जो भी मैं बातें आपको लिख रही हूँ, बता रही हूँ, मेरे साथ में अच्छे से नोट्स बनाते हुए चलना है, एक अच्छे बच्चे की तरह, ठीक है। तो देखिए, हमने आपको क्या बताया कि गुर्जर प्रतिहार वंश, पाल वंश और आपके राष्ट्रकूट वंश, तीनों के बीच में 200 वर्षों तक क्या चला है, संघर्ष चला है। किस लिए मैम चला है, तो कन्नौज पर कब्जा करने के लिए। और इसी संघर्ष को क्या बोला जाता है, त्रिपक्षीय संघर्ष बोला जाता है। अब हमें जानना है कि ये कन्नौज पर कब्जा क्यों करना चाहते थे, ठीक है। अब अपने मेन मुद्दा पे आना है, थोड़ा सा हमें हिस्ट्री को ऐसे पढ़ना है कि थोड़ा सा उसके पीछे का रीजन भी जानना है कि मैम आखिर कन्नौज के लिए ये इतना फाइट कर रहे थे, तो कन्नौज में क्या ऐसी खासियत थी कि ये कन्नौज पर कंट्रोल करना चाहते थे, ठीक है। तो देखिए, अब कारण को यहाँ पे लिखना है कि क्या कारण था, कारण क्या था, ठीक है। कारण, मैम थोड़ा सा कारण बता दो, फिर तो हमें पता ही चल जाएगा, ठीक है। तो कारण में हम बात करते हैं अब थोड़ा सा कन्नौज के बारे में कि क्या उसकी खासियत थी। तो देखिए, जो आपका कन्नौज है, कन्नौज की अगर आप लोकेशन देखते हैं तो कन्नौज आपके गंगा नदी के तट के क्या है, किनारे स्थित है। और जब गंगा नदी के तट के किनारे स्थित है तो उससे क्या होता था, व्यापार हुआ करता था। तो कन्नौज गंगा नदी के तट के किनारे स्थित होने के कारण व्यापारिक दृष्टिकोण से क्या था, महत्वपूर्ण था। जिसका भी कन्नौज पर कब्जा हो जाता तो वो नॉर्थ इंडिया, यानी जो आपका नॉर्थ इंडिया है और जो ईस्टर्न इंडिया है उसको डायरेक्ट क्या कर लेता, जोड़ लेता। नॉर्थ इंडिया में वो किसी भी सामान को कन्नौज में वहां गंगा नदी के पास रखता और सामान को लाता ईस्टर्न इंडिया में, यानी बंगाल में आपको उतार लेता, ठीक है। तो नॉर्थ इंडिया और ईस्टर्न इंडिया के बीच में एक कड़ी का काम कर रहा था, कौन, कन्नौज, क्योंकि यह क्या था, आपके गंगा नदी के तट के किनारे स्थित था। तो यहाँ पे लिखिएगा कन्नौज, कन्नौज गंगा नदी के तट के किनारे स्थित होने के कारण, किनारे किनारे स्थित किनारे स्थित होने के कारण, होने के कारण व्यापारिक दृष्टि से, व्यापारिक दृष्टिकोण से, व्यापारिक दृष्टिकोण से क्या था मैम, तो महत्वपूर्ण था, ठीक है। व्यापारिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था, ठीक है। तो क्या पता चलता है, थोड़ा सा मैप पर हम लोग चीजों को लोकेट करते हुए चलेंगे। मैप है हमारे पास, हम खुद से बना सकते हैं, ठीक है। बस सिंपल सा मैप को ड्रॉ करना है, ठीक है। तो देखिए, हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं, बच्चा पाची तो नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग फ्रेंड्स क्या बोल,
हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं कि जो हमारी गंगा रिवर है वो आपके उत्तराखंड से मतलब ओरिजिनेट करती है, और कुछ आपके यूपी बिहार फिर आपके वेस्ट बंगाल से होते हुए क्या कहाँ कहाँ चली जाती है, बंगाल की खाड़ी में चल जाती है। और यहीं पे हम लोग क्या देखते हैं कि हमारे यूपी में क्या पड़ जाता है, कन्नौज पड़ जाता है। थोड़ा सा लोकेशन सही नहीं होगा लेकिन एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन इतना जानने के लिए बस काफी है कि हाँ कन्नौज कहाँ है, गंगा नदी के तट के किनारे स्थित है, ठीक है। तो अगर किसी भी शासक, एक मिनट, अगर किसी भी क्या होता है आपके वंशों का इस आपके कन्नौज पर कब्जा होता है तो वो क्या कर सकता है, उत्तर भारत और पूर्वी भारत के बीच में क्या कर सकता है, एक संबंध स्थापित कर सकता है। कोई भी सामान उत्तर भारत में गंगा नदी के तट के किनारे कन्नौज स्थित है वहां पे लादेगा, उसकी लदाई करेगा और फिर यहाँ पे लेके उतार लेगा, ठीक है। तो एक नेविगेशन क्या कर रहा था, ये प्रोवाइड कर रहा था, इसलिए ये लोग क्या करते थे, कन्नौज पर कब्जा करने के लिए क्या कर रहे थे, फाइट कर रहे थे, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा कन्नौज। कन्नौज का एक कहानी तो ये है, एक कहानी ये यहाँ पे लिख लेते हैं, ये क्या है, कन्नौज में। एक कहानी तो हमने ये जाना कि व्यापारिक दृष्टिकोण से क्या था, इसका महत्व था, ठीक है, महत्व था। अब दूसरा कारण क्या बन सकता है, दूसरा कारण ये बन सकता है कि ये जो कन्नौज था ना, ये थोड़ा थोड़ा सा बताएंगे तो आपको याद आ जाएगा, ठीक है। कन्नौज क्या था, आपके हर्षवर्धन के समय पे क्या हुआ करता था, हर्षवर्धन की राजधानी हुआ करता था। तो इसका एक ऐतिहासिक महत्व भी था, ठीक है, क्योंकि पहले किसी वंश का राजधानी भाई रहा है तो कुछ ना कुछ इसकी खासियत तो होगी, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा जो दूसरा कारण है, यह यह हर्षवर्धन की राजधानी हुआ करता था, हुआ राजधानी हुआ करता था। अतः इसका अतः इसका क्या हो सकता है, तो मैम अतः इसका क्या हो सकता है, ऐतिहासिक, ऐतिहासिक यानी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस भी है, ठीक है। अतः इसका इसका ऐतिहासिक महत्व भी है, ठीक है, ऐतिहासिक ऐतिहासिक महत्व भी है, ठीक है। अतः इसका क्या है, तो आपका ऐतिहासिक महत्व भी है, ठीक है। ये समझ में आ गया कि आखिर ये कन्नौज पर कब्जा क्यों करना चाहते थे, ये बातें तो आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब थोड़ा सा इनके हम लोग क्या कर लेते हैं, एक बार लोकेशन को फिर से लिख लेते हैं कि इनका लोकेशन कहाँ कहाँ पर था, ठीक है। तो एक बार आप लोग क्या करेंगे, ऐसे इंडिया का मैप पूरा तो नहीं बनाएंगे लेकिन जो हमारा इंडिया ऐसे डायमंड के शेप में है उसको क्या कर लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, एक हमने क्या बताया कि आपके इंडिया के ऐसे कर लेते हैं हम, इंडिया के आपके वेस्टर्न साइड में हमें कौन सा डायनेस्टी देखने को मिलता है, तो मैम गुर्जर प्रतिहार वंश, ठीक है। वेस्टर्न साइड में हमने कौन सी डायनेस्टी को देखा, तो ये हो जाता है हमारा गुर्जर गुर्जर प्रतिहार वंश, ठीक है, गुर्जर प्रतिहार वंश। और हम लोग क्या देखते हैं कि मैम हमारे इंडिया के ईस्टर्न साइड में यानी पूर्वी भाग में हमें कौन सा डायनेस्टी देखने को मिल जाता है, तो पूर्वी भाग में हमें मिल जाता है पाल वंश, यानी पाल पाल वंश, पाला डायनेस्टी इंग्लिश में बोला जाता है, ठीक है। और हम लोग क्या देखते हैं कि हमारे सदर्न इंडिया में यानी दक्कन वाले रीजन में क्या देखने को मिलता है, तो आपको यहाँ पे क्या देखने को मिल जाता है, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है कौन सा वंश, तो राष्ट्रकूट डायनेस्टी, राष्ट्रकूट राष्ट्रकूट। मैम ये आपने क्या कर दिया, हिंदी में लिख दिया, कोई बात नहीं है। राष्ट्रकूट जब राष्ट्रकूट, चलो वंश लिखते हैं, ठीक है, डायनेस्टी नहीं लिखते हैं, राष्ट्रकूट वंश, ठीक है। ओहो, ये मेरे साथ ही क्यों होता है ऐसे, राष्ट्रकूट वंश, ठीक है। तो ये हो गया आपका राष्ट्रकूट वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश, पाल वंश, जिनके हमने लोकेशन को देख लिया। अब हमें क्या करना है, ये अब हमें क्या करना है कि अब हमें थोड़ा सा देख लेना है कि आपके गुर्जर प्रतिहार वंश में कौन कौन से राजा आए हैं, आपके पाल वंश में कौन कौन से राजाओं ने रूल करा है, और आपके राष्ट्रकूट वंश में कौन कौन से राजाओं ने रूल करा है, ताकि हम लोगों को क्या करना है, तीनों वंशों को पढ़ना है। साथ में तो नहीं पढ़ेंगे, एक वंश को पहले पढ़ेंगे। तो जब एक वंश को हम लोग पढ़ेंगे
तो उस वंश की राजा की जो लड़ाई है दूसरे वंश के राजा के साथ होगी, तो उस वंश के राजा का नाम भी जानना क्या हो जाता है, जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब थोड़ा सा हम लोग राजाओं का नाम कैसे याद करेंगे मैम, तो एक हम लोग क्या कर लेते हैं, कुछ अगर मेरे को इसमें कुछ मिलता है तो मैं उन राजाओं का नाम आपको उसी तरह बताऊंगी। ठीक है, नहीं, एक फिर से बनाते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जो राजा हैं उनके नाम को देखना है। तो देखिए अब हमें जो राजा हैं उन राजाओं के नाम को देखना है, तो राजाओं के नाम को देखने के लिए हमें थोड़ा सा कुछ स्मार्ट वर्क करना होगा। ठीक है, तो आपको जो ये वाला भाग दिख रहा है, जो इधर वाला साइड दिख रहा है, आप लोग खुद सोच सकते हैं कि मैम इधर ना वेस्टर्न साइड है, वेस्टर्न साइड में हमें गुर्जर प्रतिहार वंश को पढ़ना है। तो जब यहाँ पे हम जिस राजाओं का नाम लिखेंगे वो सारे राजा आपके गुर्जर प्रतिहार वंश के होंगे। ठीक है, तो अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि गुर्जर प्रतिहार वंश में कौन कौन राजाओं ने रूल करा है। तो गुर्जर प्रतिहार वंश में जो सबसे पहले राजा हुए हैं उनका नाम है नागभट्ट प्रथम, नागभट्टा प्रथम। ठीक है, और जो हमारे दूसरे राजा हुए हैं उनका नाम क्या है, नागभट्टा, नागभट्टा द्वितीय। आप लोग सोचेंगे कि मैम ये प्रथम द्वितीय क्यों आता है, तो देखिए जो पहले के लोग थे वो ज्यादा ना नाम रखने में अपना दिमाग नहीं खर्च करते थे। ठीक है, तो वो ज्यादा परमुटेशन कॉम्बिनेशन नहीं देखते थे, बस मतलब देख के ऐसे क्या करते थे, प्रथम द्वितीय चौथे पांचवे पांचवे ऐसे कर करके रख देते थे। ठीक है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाते थे कि हाँ हमें नाम रखना है। आपके तो नाम आप लोग देखोगे, बाप रे बाप। ठीक है, तो देखो एक तो हो गया नागभट्टा प्रथम, दूसरा नागभट्टा द्वितीय, दूसरा हमारा तीसरा आ जाता है जो कि हमारे गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे क्या था, महान या योग्य राजा था, उसका नाम क्या था, मिहिर भोज, मिहिर मिहिर भोज। ठीक है, कौन था, तो मैम मिहिर भोज। और मिहिर भोज के बाद हमारा जो लास्ट में राजा आता है वो भी क्या था, इस वंश का महान शासक ही था, उसका नाम था महेंद्र पाल। उसका नाम क्या था, महेंद्र महेंद्र पाल। ठीक है, तो आपको क्या करना है, गुर्जर प्रतिहार वंश में बस ये देखना है कि मैम हमें गुर्जर प्रतिहार वंश में चार वंशों चार राजाओं के नाम को याद रखना है। एक नागभट्टा प्रथम, नागभट्टा प्रथम याद रहेगा, नागभट्टा द्वितीय याद ही रहेगा, फिर मिहिर भोज और महेंद्र पाल को थोड़ा अच्छे से याद रखना है। और इन्हीं का क्या है, आपकी गुर्जर प्रतिहार वंश में योगदान क्या रहा है, ज्यादा रहा है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं आपके नीचे कौन सा आ जाता है, राष्ट्रकूट वंश। तो राष्ट्रकूट वंश की संस्थापक कौन थे, दंती दुर्ग। तो ठीक है, तो पहला राजा इसका हो जाएगा दंती दुर्ग, दंती दुर्ग। दंती दुर्ग के बाद आ जाता है हमारा गोविंदा तृतीय, गोविंदा तृतीय जो कि क्या था, इस वंश का ये भी क्या था, योग्य शासक था। ठीक है, गोविंदा तृतीय के बाद हमारा आ जाता है अमोघ वर्षा, अमोघ वर्षा ये भी क्या था, योग्य शासक था। और फिर अमोघ वर्षा के बाद आ जाता है हमारा इंद्र तृतीय और कृष्ण तृतीय, और एक ध्रुव नाम का भी एक शासक था, लेकिन उसकी यहाँ पे जिक्र हम नहीं करेंगे। ठीक है, जब पढ़ेंगे उसी टाइम पे कर लेंगे। ठीक है, तो अमोघ वर्षा, फिर आपका आ जाता है इंद्र तृतीय, इंद्र तृतीय, और फिर लास्ट में कौन आ जाता है, कृष्ण तृतीय, कृष्ण तृतीय। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपके राजाओं का नाम हो गया, एक तो दंती दुर्ग, दूसरा गोविंदा तृतीय, तीसरा अमोघ वर्षा, चौथा इंद्र तृतीय, पांचवा कृष्ण तृतीय। और ये जो इंद्र तृतीय है और ये जो कृष्ण तृतीय है, इन्होंने ही क्या किया, इस गुर्जर प्रतिहार वंश पे अटैक किया और गुजरात शहर को पूरा लूटा, जिस कारण क्या होता है, गुर्जर प्रतिहार वंश का अंत हो जाता है। ठीक है, अब हमने दो वंशों के राजाओं का नाम देख लिया। अब हम लोग आते हैं आपके इस पाल वंश में। ठीक है, तो पाल वंश का संस्थापक कौन था, गोपाल, गोपाल। गोपाल के बाद आता है धर्मपाल, धर्मपाल। ठीक है, धर्मपाल, धर्मपाल के बाद कौन सा शासक आता है, उसका नाम था देवपाल, देव देवपाल। ठीक है, तो ये आपको पाल वंश में बस तीन राजाओं के नाम ही याद रखने हैं मैम, कौन कौन से हैं, एक तो है आपका गोपाल,
ठीक है। दूसरा है धर्मपाल, तीसरा है देवपाल, सभी सभी में पाल 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 वंश है, पाल वंश के चूंकि राजा है और सभी के लास्ट में पाल लगा भी है, ठीक है। गोपाल, धर्मपाल, देवपाल, ठीक है। तो ये हमने क्या कर लिया, आपके राजाओं का थोड़ा सा नाम भी देख लिया कि कौन कौन से राजा किस वंश में रूल किए हैं, क्योंकि जब हम पाल वंश के बारे में पढ़ाएंगे ना, तो इस पाल वंश के राजा की जो लड़ाई है इनके साथ होगी, तो आपको थोड़ा सा समझ में एक आना चाहिए कि हाँ इस राजा की बात चल रही है और ये राजा इस वंश से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये हमने क्या कर लिया, आपके थोड़ा सा इंट्रोडक्शन को ले लिया, आपके गुर्जर प्रतिहार वंश, पाल वंश तथा राष्ट्रकूट वंश का आपका कहाँ पे एरिया है और ये लोग कन्नौज पर आखिर कब्जा क्यों करना चाहते थे, वो सारी बातें हमने जान लिया। फिर हमने जाना इनके राजाओं का नाम जाना। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि चूंकि हमारा चैप्टर का नाम ही क्या है, उत्तर भारत और दक्कन में तीन साम्राज्यों का युग, ठीक है। तो अब थोड़ा सा हमें थोड़ा सा नॉर्थ इंडिया की क्या करना होगा, स्टेटस को देखना होगा कि आखिर उत्तर भारत में भाई क्या ऐसा सिचुएशन चल रहा था, क्या ऐसा सिचुएशन चल रहा था, थोड़ा सा उसे देखना है ना। तो देखिए अब होता क्या है कि ये सारी कहानी कब की है, जब आपके नॉर्थ इंडिया में क्या हो जाती है, जो सबसे महान एक शासक थे हर्षवर्धन, उनकी जब मृत्यु हो जाती है, तो आपके उत्तर भारत में एक बहुत ही ना पॉलिटिकल वैक्यूम सा सिचुएशन क्रिएट हो जाता है, ठीक है। मतलब राजनीतिक क्या हो जाती है एकदम मतलब पॉलिटिकल वैक्यूम को क्या बोल सकते हैं, एकदम राजनीतिक रूप से क्या आ जाती है, शांति, मतलब शांति तो नहीं आ सकती है, बोल सकते हैं कि कोई भी ऐसा महान राजा नहीं बच गया था जो कि पूरे नॉर्थ इंडिया को और साउथ इंडिया को क्या कर सके, एक साथ में लेकर क्या कर सके, रूल कर सके, ठीक है। तो कहीं कहीं पे अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि नॉर्थ इंडिया में कहीं पे छोटा राजा है जो अपना बस देख रहा है एरिया, साउथ इंडिया में कहीं पे कोई छोटा राजा बस अपने लिए वो जी रहा है, बस भाड़ में जाए पूरा इंडिया का जो भाग है। तो अब वही हम लोग देखते हैं कि आफ्टर हर्षवर्धन डेथ, इसे थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, इंग्लिश में लिखेंगे, क्योंकि इंग्लिश में थोड़ा सा लिखना क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा, ठीक है। तो नॉर्थ नॉर्थ इंडिया में अब हम लोग, एक मिनट, नॉर्थ इंडिया में अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा ये देखना है कि वहां पे क्या सिचुएशन चल रहा था, ठीक है। तो देखिए अब थोड़ा सा ऐसे मेरे साथ में लिखते चलिएगा। तो आफ्टर हर्षवर्धन डेथ, आफ्टर हर्षवर्धन, आफ्टर हर्षवर्धन डेथ, ठीक है, डेथ डेथ यानी हर्षवर्धन के मृत्यु के बाद होता क्या है, तो हमारे नॉर्थ इंडिया में क्या होता है, पॉलिटिकल वैक्यूम सा क्या होता है, सिचुएशन क्रिएट हो जाता है, ठीक है। नॉर्थ इंडिया में आपके पॉलिटिकल पॉलिटिकल वैक्यूम सा क्या होता है, सिचुएशन क्रिएट हो जाता है। आप सभी लोग बोलेंगे कि मैम आपने तो हिंदी में स्टार्ट करा था, लेकिन यहाँ पे आप इंग्लिश क्यों, ठीक है। तो ये इंग्लिश हम इसलिए लिख रहे हैं ताकि ये जो इंग्लिश है वो क्या है, आपको इजी पड़ेगा याद करने में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऐसे लिखना है, ऐसे लिखना है कि आफ्टर हर्षवर्धन डेथ, यानी हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद होता क्या है, तो आपके नॉर्थ इंडिया में पॉलिटिकल वैक्यूम सा सिचुएशन क्रिएट हो जाता है। तो जब आपके नॉर्थ इंडिया में पॉलिटिकल वैक्यूम सा सिचुएशन क्रिएट हो जाता है, कोई महान राजा बचता नहीं है, तो उस समय पर होता क्या है कि हमारे कश्मीर के राजा थे जिनका नाम था राजा ललितादित्य। तो राजा ललितादित्य क्या करते हैं, कुछ समय के लिए, कब, हर्षवर्धन के मृत्यु के बाद कुछ समय के लिए वो क्या करते हैं, आपके कन्नौज और आपके पंजाब पर क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, और वो बंगाल में भी जाते हैं और बंगाल के राजा को क्या करते हैं, किल कर देते हैं, यानी मार देते हैं। और फिर क्या करते हैं, इतना सारा करने के बाद वो फिर क्या करते हैं, वापस कश्मीर लौट जाते हैं, क्योंकि वो फेल कर जाते हैं किस में, तो अपने जो उन्होंने टेरिटरी को जीता था उसको कॉन्सोलिडेट करने में, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिएगा, यहाँ पे लिखेगा किंग ऑफ कश्मीर ललितादित्य, किंग ऑफ कश्मीर कौन थे, किंग ऑफ कश्मीर कौन थे, ललितादित्य, ठीक है। ललिता ललितादित्य ललितादी, ओ माँ, ये मैंने गलत लिख दिया, ठीक है। ललितादित्य, ललितादित्य, ठीक है, ललितादित्य। तो ये ललितादित्य साहब जी, ये राजा जी करते क्या हैं,
तो ये राजा जी क्या करते हैं, आपके पंजाब और कन्नौज पर क्या करते हैं, कुछ समय के लिए कंट्रोल स्थापित करते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से मैम टेरिटरी था, एक तो आपका पंजाब था और दूसरा क्या था, आपका कन्नौज था। तो ये राजा साहब क्या करते हैं, पंजाब और कन्नौज पे क्या करते, कंट्रोल करते, कंट्रोल फॉर ए सम टाइम, यानी कुछ समय के लिए क्या करते हैं, तो ये आपके पंजाब और कन्नौज पर क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। ठीक है मैम, कंट्रोल कर लिया और फिर ये क्या करते हैं, अब इनसे शांत बैठा नहीं जा रहा था। ठीक है, फिर ये क्या कर रहे थे, बंगाल जाते हैं और ये बंगाल जाते हैं, बंगाल जाते हैं और बंगाल में जाके क्या करते हैं, जो वहां का राजा था उसकी हत्या कर देते हैं। तो किल्ड देयर किंग, यानी बंगाल के राजा की हत्या कर देते हैं। और इतना सब करने के बाद ये कहाँ चले जाते हैं भाई, कश्मीर चले जाते हैं। ये फेल हो जाते हैं अपने टेरिटरी को कंसोलिडेट करने में। आफ्टर दैट, यानी इसके बाद ठीक है, आफ्टर दैट he returns to कश्मीर कश्मीर। क्यों कश्मीर चल जाते हैं, क्योंकि ये फेल हो जाते हैं क्या करने में, तो अपने टेरिटरी को कंसोलिडेट करने में। एंड ही फेल्ड टू कंसोलिडेट हिज टेरिटरी एंड he failed to consolidate his territory ठीक है। तो ये हो गया आपका थोड़ा सा हमने आपके नॉर्थ इंडिया का क्या कर दिया, स्टेटस बता दिया कि आपके नॉर्थ इंडिया में क्या स्टेटस चल रहा था। अब हमें क्या करना है, देखो एक बार समझ लेते हैं। फिर हमने क्या बताया कि आपके हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद क्या होता है, आपके उत्तर भारत में पूरा पॉलिटिकल वैक्यूम सा सिचुएशन क्रिएट हो जाता है, यानी उत्तर भारत में कोई भी ऐसा महान शासक बचा नहीं था। ठीक है, तो करते क्या है कि जो हमारे कश्मीर के राजा ललितादित्य साहब थे, वो क्या करते हैं, आपके पंजाब पर और कन्नौज पर क्या करते, कुछ समय के लिए कंट्रोल करते हैं। ठीक है मैम, कंट्रोल कर तो लिया और फिर बंगाल में भी जाते हैं और बंगाल के राजा को क्या करते हैं, मार देते हैं। ठीक है, और इतना सब करने के बाद क्या करते हैं, ये अपना कश्मीर वापस लौट जाते हैं, क्योंकि ये क्या हो जाते हैं, तो फेल कर जाते हैं अपने टेरिटरी को कंसोलिडेट करने में। ठीक है, इतना सारी बातें हमें हो गई क्लियर। अब हम लोग आते हैं अपने पहले वंश पे, जो कि आपके सतीश चंद्रा बुक में सबसे पहले आपके सतीश चंद्रा बुक को, ओह कहाँ जा रहा है तू, आपके सतीश चंद्रा बुक में सबसे पहले पाल वंश के बारे में पढ़ाया गया है। तो हम लोग भी क्या करेंगे, पाल वंश को ही पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग आते हैं अपने पाल वंश पर। ठीक है, तो अब आपका हेडिंग क्या होना चाहिए, जो हमारा पहला वंश है, पहला वंश क्या होगा, पाल वंश। ठीक है, पाल वंश। ठीक है, तो अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, कुछ जानकारियां लेते हैं और सारी बातें आपको यहीं पर क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए पाल वंश के बारे में क्या आपको जानना है। देखिए सबसे पहले तो आपको ये बात जानना है, एक मिनट, देखिए यहाँ पर क्या था, तो आपका गुर्जर प्रतिहार वंश था। ठीक है, थोड़ा सा बैकग्राउंड सेट कर रहे हैं फिर आपको ये समझ में आएगा। यहाँ पे क्या था, गुर्जर, एक मिनट, यहाँ पे था आपका गुर्जर प्रतिहार वंश। आप लोग बोलोगे मैम ये तो बहुत आपने छोटा लिख दिया, हमें तो दिख ही नहीं रहा है। तो इसमें अब दिखने वाली क्या बात है, इतना तो समझ में आ रहा है ना कि ये गुर्जर प्रतिहार वंश है, सुन के भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, और फिर गुर्जर प्रतिहार वंश के बाद यहाँ पे हमारा क्या आ जाता है, आपका आ जाता है पाल वंश। ठीक है, पाल वंश आ गया। ठीक है मैम, आ तो गया। तो हम लोग देखते क्या है मेरे फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं कि इस गुर्जर प्रतिहार वंश तथा पाल वंश के बीच में क्या होता है, हमेशा कन्फ्लिक्ट होते रहता है। मैम
कन्फ्लिक्ट किस बात के लिए हो रहा था, यानी विवाद किस बात के लिए हो रहा था। तो ये जो विवाद हो रहा था इनके बीच में, ये लोग क्या चाहते थे कि ये जो बनारस से लेके ये जो साउथ बिहार का एरिया है, साउथ बिहार का जो एरिया है, ये दोनों क्या करना चाहते थे, अपने कंट्रोल में करना चाहते थे। यानी जो गुर्जर प्रतिहार वंश है वो चाहता था कि बनारस से लेके साउथ बिहार तक का एरिया मेरे कंट्रोल में आ जाए। लेकिन पाल वंश का सपना था, नहीं, ये जो बनारस से लेके साउथ बिहार तक का एरिया है वो मेरे कंट्रोल में होना चाहिए। तो इसी बात को लेकर इन दोनों के बीच में क्या होता था, हमेशा कन्फ्लिक्ट या स्ट्रगल बोल सकते हैं, हो रहा था। तो जब कभी भी क्या होता था कि ये जो गुर्जर प्रतिहार वंश इस पे जाके अटैक करता था, तो इस गुर्जर प्रतिहार वंश के पीछे से यानी नीचे से कौन आ जाते थे अटैक करने के लिए, राष्ट्रकूट डायनेस्टी वाले। ठीक है, तो ये पूरी कहानी आपकी ऐसे ही चलने वाली है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब थोड़ा सा ए हो ओके, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा अब इनके पाल वंश के बारे में जानकारियां लेना स्टार्ट करते हैं कि इनके संस्थापक कौन थे, कौन कौन से राजाओं ने क्या क्या किया है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे आप लोग मेरे साथ में लिखते चलिएगा। तो देखिए सबसे पहले पाल वंश के संस्थापक की बात करते हैं कि इस वंश की स्थापना किसने किया था। तो संस्थापक ऐसे लीजिएगा, संस्थापक ऐसे लिखिएगा, ठीक है। संस्थापक कौन थे, तो संस्थापक थे गोपाल। एक मिनट, संस्थापक कौन थे, गोपाल। ठीक है, देखो ऐसा माना जाता है ना कि जो बंगाल के लोग थे वो खुद क्या हो गए थे, अराजकता से परेशान होकर उन्होंने खुद क्या करा था, तो गोपाल को क्या करा था, बंगाल का शासक चुना था कि आप क्या कीजिए, बंगाल में बहुत ज्यादा क्या हो गया है, अराजकता का मतलब क्या होता है कि अस्थिरता, अनस्टेबिलिटी आ गया था। तो वो लोगों ने कहा कि आप क्या कीजिए, आप शासक बने और इस अराजकता को क्या करें, आप सही करें, ठीक है, या समाप्त करें। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है कि बंगाल के लोगों ने खुद अराजकता से परेशान होकर गोपाल को अपना शासक बनाया था। ठीक है, तो इसे ऐसे लिख लीजिए, ऐसा माना जाता है, ऐसा माना जाता है कि बंगाल के लोगों ने, बंगाल के लोगों ने खुद अराजकता से परेशान होकर, ठीक है, खुद अराजकता से परेशान होकर, ओके, परेशान परेशान होकर गोपाल को क्या चुना, अपना शासक चुना। ठीक है, गोपाल को अपना शासक चुना। ठीक है, ये तो मैम हो गया कि जो हमारा पाल वंश था उसके संस्थापक कौन थे, गोपाल थे। गोपाल ने कब इसकी संस्थापना मतलब स्थापना किया था, तो 750 ईस्वी में। ठीक है, 750 ईस्वी में। ये जो डेट है आपके लिए तो कुछ वैल्यूएबल होता नहीं है, लेकिन कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन के लिए मैंने क्या कर दिया, बता दिया कि 750 ईस्वी में गोपाल ने क्या किया था, तो आपके बंगाल में पाल वंश की स्थापना किया था। ठीक है, अब थोड़ा सा गोपाल के बारे में कुछ कुछ बातें लिख लेते हैं जो इन्होंने किया है। तो ये गोपाल क्या करते हैं, बंगाल का एकीकरण करते हैं। इसका मतलब क्या हो गया एकीकरण का, कि बंगाल पूरा बिखरा हुआ था, लोगों में पूरा अराजकता फैला हुआ था, तो ये क्या करते हैं, उसका एकीकरण करते हैं, यानी ये यूनिफाई करते हैं। ठीक है, तो यह एक मिनट, ठीक है, यह बंगाल का एकीकरण करते हैं तथा मगध को भी क्या करते हैं, अपने कंट्रोल में लाते हैं। ठीक है, मगध भी बंगाल के बिहार में था, मतलब सॉरी,
जो मगध का एरिया है वो बिहार में पड़ता है, बिहार के साउथ वाले रीजन में। और जो बंगाल है चूंकि बिहार से सटा हुआ था, तो अब कोई भी राजा बनता है तो वो क्या करता है, अपने आसपास के क्षेत्रों में अपना विस्तार करता है। तो ये अपना विस्तार कहाँ करते हैं, मगध की ओर करते हैं। ठीक है, तो यह बंगाल का एकीकरण करते हैं तथा मगध को भी मगध को भी अपने कंट्रोल में लाते हैं। ठीक है, ये बात हुई आपके गोपाल के बारे में। लेकिन अब गोपाल के बाद में हमारे एक और शासक आते हैं जिनका नाम क्या है, धर्मपाल। अब धर्मपाल के बारे में समझते हैं। गोपाल के बारे में बस आपके बुक में इतना ही दिया गया है कि जो हमारे गोपाल साहब थे वो क्या करते हैं, आपके पाल वंश की स्थापना करते हैं। और क्या करते हैं भाई, तो सॉरी, और क्या करते हैं, बंगाल का एकीकरण करते हैं। और ये मगध को भी क्या करते हैं, अपने कंट्रोल में लाते। थोड़ा सा इसको मैप पर हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, ओ माय गॉड, ओके, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर एडजस्ट कर रही हूँ। ठीक है, एक मिनट, एक मिनट। ठीक है, तो देखिए ये हमारा क्या हो जाता है, आपका बंगाल वाला एरिया हो जाता है। और बंगाल के बगल में हमारा ये क्या पड़ जाता है, बिहार। ये आपका क्या हो जाता है, बिहार वाला रीजन हो गया। ठीक है, ये आपका बिहार वाला रीजन हो गया। और बिहार के आपके साउथ वाला भाग ये क्या कहलाता है, आपका मगध कहलाता है। ठीक है, तो अब कोई भी राजा, मान लीजिए यहाँ पे कोई राजा बना है, तो राजा क्या करेगा, अपने आसपास के क्षेत्रों में विस्तार करेगा। तो यह कहाँ विस्तार करते हैं, तो मगध की ओर विस्तार करते हैं। ठीक है, मगध की ओर विस्तार करते हैं। तो इन्होंने इतना काम किया कि बंगाल का एकीकरण किया और मगध को इन्होंने क्या किया, अपने कंट्रोल में लाया। ठीक है, अब हम लोग धर्मपाल पे चलते हैं। धर्मपाल, धर्मपाल, ठीक है। तो देखिए अब धर्मपाल के समय पे होता क्या है कि जो अब गुर्जर प्रतिहार वंश, आपको मैंने बताया कि गुर्जर प्रतिहार वंश का और पाल वंश का हमेशा कन्फ्लिक्ट होते रहा है। तो फिर मैंने आपको ये भी बताया कि जब कभी भी क्या होता है कि ये जो हमारे ए, ए, जो गुर्जर प्रतिहार वंश वाले हैं, जब भी इस पर अटैक करने जाते हैं तो नीचे से हमारे राष्ट्रकूट वाले इस पर अटैक करते हैं। ठीक है, तो होता भी यही है। अब धर्मपाल के समय पर होता क्या है, देखिए धर्मपाल के समय पे क्या होता है, देखिए तो ये आपका क्या हो जाता है, यहाँ पे गुर्जर प्रतिहार वंश है। ठीक है, बस प्रतिहार वंश लिख रहे हैं, प्रतिहार वंश। ठीक है, और यहाँ पे हमारे आ जाते हैं धर्मपाल। धर्मपाल यानी पाल वंश के कौन हो जाते हैं, आपके धर्मपाल हो जाते हैं। ठीक है, तो अब होता क्या है कि जो हमारा प्रतिहार वंश है वो धर्मपाल पर क्या करता है, अटैक करता है। यानी ये जैसे अटैक करने के लिए अभी जाता है, लेकिन कन्नौज के पास ही क्या होता है, यहाँ पर होता कुछ ऐसा है कि ये क्या होता है, आपका आगे नहीं बढ़ पाता है। ये आगे नहीं बढ़ पाता है। यानी ये चला तो था कहाँ पर अटैक करने के लिए, धर्मपाल पर। लेकिन कन्नौज के पास होता क्या है कि यहाँ पर इसके नीचे से कौन सा साम्राज्य अटैक कर देता है, राष्ट्रकूट वंश का राजा नागभट्टा प्रथम। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे लिखना है, नागभट्टा प्रथम क्या कर देता है, अटैक कर देता है। अब नागभट्टा प्रथम जब मैंने आपको लिखा तो समझ में आ जाना चाहिए कि ये जो नागभट्टा प्रथम है वो किस वंश का राजा है, तो प्रतिहार वंश का राजा है। तो मैम होता क्या है, अब थोड़ा सा हमें समझना है कि जैसे धर्मपाल क्या होता है, शासक बनता है, तो इसके समय पे क्या होता है कि जो हमारा ये प्रतिहार वंश का राजा नागभट्टा प्रथम था, ये क्या करता है, तो जाता है धर्मपाल पर अटैक करने के लिए। यानी अब तो हम उसे पराजित करके और बंगाल को अपने अंडर में लेंगे, इसलिए ये जाते हैं महाशय। ठीक है, लेकिन होता क्या है कि बीच में जैसे ही कन्नौज आता है,
यहाँ पे क्या आ जाता है आपका कन्नौज आ जाता है। तो कन्नौज के पास ही इधर से जाते हैं नागभट्टा प्रथम और अटैक करते हैं, और अटैक करते हैं तो होता क्या है कि ये जो हमारा नागभट्टा प्रथम है ना, नागभट्टा प्रथम इसे क्या कर देता है, पराजित कर देता है। एक मिनट, एक मिनट, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया है। ये तो आपका राष्ट्रकूट वंश है ही, राष्ट्रकूट वंश, ठीक है। तो राष्ट्रकूट वंश का कौन सा राजा अटैक करता है, उसका नाम था ध्रुव, ठीक है। तो ध्रुव साहब क्या करते हैं, इस पर अटैक करते हैं। और जो प्रतिहार वंश का राजा था उसका नाम क्या था, जो कि धर्मपाल पर अटैक करता है, उसका नाम था नागभट्टा, नागभट्टा प्रथम, ठीक है। तो देखो थोड़ा सा समझ लो, मैं बता रही हूँ फिर से कि होता क्या है कि जो प्रतिहार वंश का राजा था नागभट्टा प्रथम, वो आपके धर्मपाल पर अटैक करने जाता है। लेकिन जैसे अटैक करने जाता है कन्नौज के पास, इस पर राष्ट्रकूट वंश का राजा ध्रुव क्या कर देता है, अटैक कर देता है। और फिर ध्रुव राजा क्या करता है, इसे पराजित करके फिर क्या हो जाता है, वापस लौट जाता है। ये भी वापस लौट गया कन्नौज से, और ये भी क्या हो जाता है, नागभट्टा प्रथम भी क्या हो जाता है, वापस लौट जाता है। और इस समय पे होता क्या है कि जो आपका कन्नौज है, कन्नौज पड़ जाता है खाली। और पहली बार कन्नौज पर कब्जा करता है कौन, तो आपका धर्मपाल। और धर्मपाल पहली बार कन्नौज पर कब्जा करके क्या करता है, एक बड़ा सा दरबार लगाता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लीजिए इसको, इसको लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, बस इतना लिखो कि धर्मपाल कन्नौज पर पहली बार कब्जा करता है और एक बड़ा सा दरबार लगाता है, ठीक है। धर्मपाल कन्नौज पर पहली बार कब्जा करता है और एक बड़ा सा बड़ा सा दरबार लगाता है, ठीक है, बड़ा सा दरबार लगाता है, ये तो बात हो गया। लेकिन अब फिर क्या होता है कि फिर ये जो प्रतिहार वंश के राजा थे वो अपने आप को मजबूत करते हैं और फिर दोबारा क्या करते हैं, धर्मपाल पर अटैक करते हैं। और बिहार में मुंगेर क्या है, एक जगह है, और बिहार में मुंगेर के पास क्या कर देते हैं, ये धर्मपाल को पराजित कर देते हैं, ठीक है। तो होता क्या है देखिए, अब फिर यहाँ पे एक क्रोनोलॉजी हमारा बनेगा, उसे थोड़ा सा देखना है कि अब होता क्या है कि यहाँ पे आपका है धर्मपाल, धर्मपाल। और इस पे क्या करते हैं कि जो हमारे आपके नागभट्टा द्वितीय है, नागभट्टा प्रथम ने जब अटैक किया तो कुछ नहीं हो पाया, लेकिन नागभट्टा द्वितीय जब अटैक करता है तो ये क्या करता है, मुंगेर के पास क्या कर देता है, इसे पराजित कर देता है। लेकिन जैसे यह मुंगेर के पास इसे पराजित करता है, तो जब यह धर्मपाल पर अटैक करने गया था, तभी इसके नीचे से कौन आ गया था, राष्ट्रकूट वंश आ गया था, और आपके प्रतिहार वंश पे उसने अटैक किया। तो राष्ट्रकूट वंश का राजा कौन था, गोविंदा, गोविंदा तृतीय। मैंने आपको बताया था कि जब जब ये क्या होता है, ये जब जब भी प्रतिहार वंश वाले पाल वंश पर अटैक करने जाते थे, तो राष्ट्रकूट वंश वाले नीचे से आकर प्रतिहार वंश पर अटैक कर देते थे। तो जैसे नागभट्टा प्रथम धर्मपाल को मुंगेर में पराजित कर देता है, वैसे ही आपका गोविंदा तृतीय क्या करता है, इस पर अटैक करता है नागभट्टा प्रथम पर, और वो गुजरात और मालवा को क्या कर लेता है, अपने कंट्रोल में कर लेता है। अब मैम गुजरात और मालवा को अपने कंट्रोल में करके इसे क्या मिला, तो देखिए जो आपका गुजरात है, एक तो समुद्र तट के किनारे स्थित है, तो वो आपके फॉरेन ट्रेड के लिए क्या था, बहुत इम्पोर्टेंस था, ठीक है। और दूसरा क्या, मालवा है, तो मालवा क्या था आपका, बहुत ही फर्टाइल रीजन था जहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत अच्छे से की जाती थी, ठीक है। तो ये गोविंदा तृतीय उस पर अटैक करके क्या कर लेता है, आपके गुजरात एंड मालवा वो क्या कर लेता है, कैप्चर्ड कर लेता है, ठीक है, यानी उस पे कब्जा कर लेता है, ठीक है। ये बात आपको लिख लेना है। इसका आउटकम क्या निकलता है कि जब नागभट्टा, यहाँ पे ये द्वितीय होगा, ठीक है, नागभट्टा द्वितीय जब धर्मपाल को मुंगेर के पास क्या कर देता है, पराजित कर देता है, यहाँ पे लिख लीजिएगा मुंगेर के पास पराजित, कौन हो गया,
तो आपका धर्मपाल हो गया, ठीक है, मुंगेर के पास पराजित हो गया। लेकिन वो तो मुंगेर के पास पराजित हो गया, लेकिन ये इन लोगों ने अपना गुजरात और जो मालवा वाला रीजन था उससे खो दिया। किसके हाथों में दे दिया? गोविंदा तृतीय के हाथों में दे दिया। गोविंदा तृतीय कौन है? तो राष्ट्रकूट वंश का क्या है? राजा है, ठीक है। तो ये बात आपको निकल गया, समझ में आ गया कि अब हमारे धर्मपाल की क्या हो जाती है? हत्या कर दी जाती है, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो जब आपके धर्मपाल की हत्या कर दी जाती है तो धर्मपाल का बेटा कौन आता है? देवपाल आता है, ठीक है। अब देवपाल के बारे में यहाँ पे लिखिएगा, देव देवपाल, ठीक है। तो देखिए, जब देवपाल क्या होता है? शासक बनता है ना, तो इसके समय पे मिहिर भोज क्या करता है? आक्रमण करता है। लेकिन मिहिर भोज को ये देवपाल क्या कर देता है? पराजित कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिएगा, इसके समय अब जब मैंने आपको मिहिर भोज का नाम बताया तो इतना समझ में आना चाहिए कि जो मिहिर भोज है वो आपका किस वंश का राजा है? तो प्रतिहार वंश का राजा है, ठीक है। इसके समय मिहिर भोज अटैक करता है, अटैक करता है, परंतु यह क्या कर देता है? परंतु यह मिहिर भोज को क्या कर देता है? पराजित कर देता है, ठीक है। परंतु यह मिहिर भोज को मिहिर भोज को पराजित कर देता है, पराजित कर देता है, ठीक है। पराजित कर देता है। और जब मिहिर भोज इससे हार जाता है तो वो साउथ की तरफ मूव करता है, यानी राष्ट्रकूट वंशों पर अटैक करता है और मालवा और गुजरात को फिर क्या कर लेता है? अपने अंडर में कर लेता है। तो ये हो गई आपके देवपाल के बारे में कुछ बातें। अब देवपाल साहब क्या करते हैं? अपना साम्राज्य का विस्तार करते हैं, यानी अपने साम्राज्य का विस्तार करते हैं और ये कहाँ तक कब्जा कर लेते हैं? तो जो असम है और जो उड़ीसा है वहां तक अपने साम्राज्य का विस्तार कर लेते हैं, ठीक है। तो इनके बारे में लिखिएगा, यह अपने साम्राज्य को अपने साम्राज्य को असम असम तथा उड़ीसा के, यानी उड़ीसा यानी कलिंगपुर, ठीक है, उड़ीसा के कुछ भागों तक स्थापित कर लेते हैं, स्थापित कर लेते हैं, ठीक है। यानी ये जो हमारे देवपाल साहब है ये क्या करते हैं? अपना जो साम्राज्य है उसे असम और उड़ीसा के कुछ भागों तक, और जो वर्तमान का ये नेपाल दिख रहा है वो भी उस समय पे पाल वंशों के अधीन में आया करता था, ठीक है। तो जो भी बातें आपके बुक में लिखी गई है उस बात को मैंने बता दिया है। सारी बातें मैंने आप बहुत अच्छे से और डिटेल में बताया है। थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन होगा कि कब किस पर अटैक करता है तो क्या होता है, फिर ये नीचे से आ जाता है। तो जो भी आपका एक कंफ्यूजन है उसको दूर किया जाएगा जब आप पूछेंगे तब कि मैम फिर से बता दो, तो हम बता देंगे, ठीक है। तो आज हम लोग क्या करते हैं? आज बस इतना ही रखते हैं, यानी आपके 3 साम्राज्यों के बारे में पढ़ा और ये एक आपका जो पाल वंश है वो आपका कंप्लीट लगभग हो गया है। अब पाल वंश को हमें क्या देखना है? इनका सांस्कृतिक जुड़ाव किन देशों से था और इनका व्यापार किन देशों से अच्छा हो रहा था, ये बात देखना है। और कुछ हमारे अरब यात्री एक आए थे जिनका नाम था सुलेमान, उन्होंने आपके क्या करा है? कुछ पाल वंशों के बारे में कुछ बातें बताया है और उनकी बातों को हम लोग क्या करेंगे? देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं और कैसा लगा क्लास आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, ठीक है।